अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? अंकेक्षण के उद्देश्य व लाभों का वर्णन कीजिए। तो अंकेक्षण का संबंध जो है वह जांच से होता है। अंकेक्षण का संबंध जांच से होता है। प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक समय में अंकेक्षण व अंकेशक का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो गांव के विवाद सुलझाने के लिए उचित राय प्रकट करता था। यानी अंकेक्षण जो है उसका संबंध किससे है? जांच से है। ये किसी और के द्वारा किए गए कार्य को जांच करता है। प्रारंभिक काल में अंकेक्षण का प्रयोग या अंकेशक शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो गांव के विवादों को हल करता था। आधुनिक काल में अंकेक्षण का कार्य बहुत विस्तृत हो गया है। अंकेक्षण के कई कार्य में से एक कार्य व्यापार की पुस्तकों, खातों, प्रपत्रों एवं प्रमाणकों, व्यापार द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रणाली, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन एवं जांच से संबंधित है। यानी अंकेक्षण जो है उसका आधुनिक प्रयोग क्या हो गया है कि वह व्यापार द्वारा जो लेखांकन पुस्तकें बनाई जाती हैं, वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, उनकी जांच करता है। उनकी जांच करता है। साथ में हम संपत्तियों का भी सत्यापन अंकेक्षण में कवर करते हैं और प्रपत्रों, प्रमाणकों का जो है हम सत्यापन भी इसमें शामिल करते हैं। अंकेक्षण की परिभाषा का अध्ययन हम निम्नलिखित तत्वों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है संस्था। संस्था यानी कि वह इकाई जिसका हम अंकेक्षण करेंगे। संस्था कोई भी व्यापारिक भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। संस्था जिसकी पुस्तकों की हम जांच करेंगे, यहाँ संस्था का मतलब संस्था का मतलब यह है। अंकेक्षण के अंकेक्षण में संस्था के द्वारा अंकेक्षण में संस्था के द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों, पुस्तकों, खातों एवं प्रपत्रों की स्वतंत्र जांच की जाती है। यहाँ पर ये स्वतंत्र शब्द का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र जांच, ये जो जांच होती है ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र जांच का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसका कोई भी संबंध निदेशकों से, कंपनी से, संस्था से नहीं होता है। तो यह जो जांच है ये स्वतंत्र जांच होती है, चाहे वह संस्था लाभार्जन के उद्देश्य से बनाई गई हो अथवा नहीं। ये अनिवार्य नहीं है अंकेक्षण के लिए कि उन्हीं संस्थाओं का हम अंकेक्षण करें जो कि लाभ के उद्देश्य से बनाई गई हैं। ऐसे संस्थाओं को भी अंकेक्षण किया जाता है जो कि सेवार्थ के लिए बनाई जाती हैं, जो कि लोगों के पुण्यार्थ के लिए बनाई जाती हैं, लोगों के भलों के लिए बनाई जाती हैं। जैसे क्लब हो गया, ट्रस्ट हो गए, ऐसी संस्थाएं। लेखा पुस्तकें। अंकेक्षण में अंकेशक के द्वारा लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच की जाती है जिसके माध्यम से वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक अंकेशक का यह दायित्व है कि वे जांच कर ले कि चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता पूर्ण रूप से पुस्तकों के आधार पर तैयार किए गए हैं। 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। आइए, विवेचनात्मक जांच। अंकेक्षण एक विवेचनात्मक जांच है जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता को प्रकट करती है। किस तरह की जांच है ये? विवेचनात्मक जांच है। हम इसमें विवेचना करेंगे,
हम विवेचना करेंगे कि क्या पुस्तकें जो रखी गई हैं वह पूर्ण शुद्धता को प्रकट करती हैं अथवा नहीं करती हैं। तो अंकेक्षण एक विवेचनात्मक जांच है जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता को प्रकट करती है। इसके लिए अंकेशक पुस्तकों के पीछे जाकर उन विधियों, नियंत्रणों और प्रमापों की जांच प्रमापों की जांच की जाती है, जिसके आधार जिसके आधार पर जिसके आधार पर प्रविष्टियां की जाती हैं। चौथा पॉइंट है जांच का उद्देश्य। अंकेक्षण का उद्देश्य है कि चिट्ठा ठीक ठाक बनाया गया है अथवा नहीं। चिट्ठा व्यापार की सही एवं उचित, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रू एंड फेयर, आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। तीसरा, लाभ हानि खाता संबंधित आर्थिक वर्ष के लिए लाभ या हानि का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है अथवा नहीं। और लास्ट पॉइंट है, यदि अंकेशक जांच करने के उपरांत संतुष्ट नहीं है, यानी उसे लगता है कि चिट्ठा ठीक ठाक नहीं बनाया गया या चिट्ठा या लाभ हानि खाता सही व उचित स्थिति को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वह ये सब बातें रिपोर्ट में राय के रूप में प्रकट करता है। अगर उसे लगता है कि यहाँ जो मैं जांच कर रहा हूँ, जांच के उपरांत ऐसा है कि चिट्ठा ठीक ठाक नहीं बनाया गया है, या लाभ हानि खाता जो संबंध आर्थिक वर्ष के लिए सही व उचित दृश्य प्रस्तुत नहीं करता, तो वह जो रिपोर्ट जारी करता है उस संबंध में वह राय प्रकट करेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है चिट्ठा ठीक ठाक नहीं बनाया गया, पुस्तकों के आधार पर नहीं बनाया गया, कहीं कमियां छोड़ी गई हैं। वह सब बातों की इस तरह राय के रूप में प्रकट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र जांच। अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वतंत्र जांच है। इससे आशय है कि अंकेशक का संबंध व्यापार के संचालकों से नहीं होना चाहिए, ना ही अंकेशक कोई कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए, ना वह संबंध होना चाहिए, ना कि जो अंकेशक है वह कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। अंकेशक की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता जांच के प्रमाणिकता के लिए आवश्यक है। जांच तभी प्रमाणिक मानी जाएगी जबकि जो अंकेशक है वह स्वतंत्र है, वह निष्पक्ष है। अगर अंकेशक स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो जो जांच है उसकी प्रमाणिकता कम आंकी जाएगी। लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट देना। अंकेशक अपनी राय को प्रकट करने के लिए संस्था को एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट का प्रारूप ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय किया गया है। किस प्रारूप में वो रिपोर्ट देगा, ये प्रारूप जो है हमारे इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वह उसने ये प्रारूप तय कर रखा है। उसी तय प्रारूप में अंकेशक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। आई होप कि आप लोगों को अंकेक्षण क्या है ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण के उद्देश्य है वह आपको एक एक करके लिखता रहता हूं और समझा देता हूं कि अंकेक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। अंकेक्षण का पहला उद्देश्य है अंतिम खातों की
सच्चाई एवं उच्चता की जांच करना। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अंकेक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है अंकेक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह लेखे पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों की जांच करके यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या वित्तीय विवरण यथा चिट्ठा, लाभ हानि खाता, आर्थिक व्यवहारों का सही एवं उचित प्रदर्शन कर रहे हैं अथवा नहीं। तो जो अंकेक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अंतिम खातों की सच्चाई व शुद्धता की जांच करना। सेकंड पॉइंट है अशुद्धियों का पता लगाना एवं रोकना। अशुद्धियों जो दूसरा उद्देश्य है वह है अशुद्धियों का पता लगाना एवं रोकना। इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं कि अशुद्धि किसे कहते हैं। अशुद्धि उस गलती को कहते हैं जो भूलवश लेखा कार्य करने के कारण हो जाती है। अशुद्धि और कपट अथवा जो गबन होता है उसमें अंतर है। अशुद्धि जो होती है वह भूलवश होती है, जबकि कपट जो है वो जानबूझ के किया जाता है। तो दूसरा उद्देश्य बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अशुद्धियों का पता लगाना एवं रोकना। तो अशुद्धि एक उस गलती को कहते हैं जो भूलवश लेखा कार्य करने के कारण हो जाती है, परंतु उनका उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं होता है। अधिकांश अशुद्धियों को जो पता लगता है वह प्रमाणन के दौरान क्या हो जाता है। जब हम जो प्रमाणक होते हैं जिनके आधार पर हम पुस्तकों प्रविष्टियां करते हैं उनकी सत्यता को देखते हैं, उनकी सत्यता की जांच करते हैं प्रमाणन में, तो प्रमाणन के दौरान ही अधिकांश अशुद्धियों का पता लग जाता है और हम उन्हें रोक सकते हैं। जो तीसरा उद्देश्य है वह है कपट का पता लगाना एवं रोकना। कपट अथवा गबन तथा अशुद्धि में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कपट अथवा गबन तथा अशुद्धि में अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कपट अथवा गबन एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बहुत सोच समझ कर किया जाता है। कपट जो किया जाता है वह अधिकतर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और इसके पीछे बहुत सोच लगी होती है, बहुत समझ लगी होती है, यानी बहुत सोच समझ के किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है, कपट या जो गबन होता है, उसका उद्देश्य कंपनी की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाना, निजी लाभ कमाना, ये होता है। इसलिए जो कपट है उसका पता लगाना एक बहुत मुश्किल कार्य, बहुत कठिन कार्य है। इस कपट और अथवा गबन को पता लगाने के लिए अंकेक्षक प्रमाणन एवं सत्यापन विधियों का प्रयोग करता है। जो है प्रमाणन, मैंने बताया प्रमाणन का मतलब होता है जो प्रमाणक होते हैं, हमारे जो वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं जिनके आधार पर हम पुस्तकों में प्रविष्टि करते हैं, उनकी सत्यता की जांच करने को कहते हैं हम प्रमाणन।
जबकि संपत्तियों और दायित्वों के बारे में, उनकी मूल्य के बारे में पता लगाना, उनके स्वामी के बारे में पता लगाना, इसमें कहते हैं संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन। ये दोनों का पता लगाकर हम कपट का पता लगा सकते हैं एवं उसे रोक सकते हैं। चौथा जो उद्देश्य है वह है अशुद्धियों कपट को रोकने के लिए सुझाव देना। इसमें हम इतना सा लिख सकते हैं कि अंकेक्षण कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अंकेक्षण कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो अंकेक्षक का कार्य है, अंकेक्षक का कार्य कभी भी अशुद्धियों कपटों को रोकना या उजागर करना नहीं है। उसका काम है पुस्तकों की वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करना। जब वह पुस्तकों की जांच करता है, वित्तीय विवरणों की जांच करता है, तो जांच करने के दौरान अशुद्धियां व कपट अपने आप स्वतः उसके सामने आती है। यानी ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रत्यक्ष रूप से अंकेक्षण अशुद्धियों कपटों को उजागर करने के लिए नहीं किया जाता। ये बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि अंकेक्षण के कार्य के दौरान अशुद्धियां उजागर हो जाएं, प्रकट हो जाएं, कपट का पता लग जाए, पर कभी भी अंकेक्षण का प्रत्यक्ष उद्देश्य वित्तीय विवरणों की सत्यता की जांच करना है। यह जांच करके यह पता लगाना है कि जो हमारे वित्तीय विवरण है, यानी चिट्ठा और लाभ हानि खाता, वह संस्था की सही व उचित आर्थिक व्यवहारों को प्रकट कर रहे हैं अथवा नहीं। तो अंकेक्षण कार्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कपट एवं अशुद्धियां नहीं रोकी जाती और न ही ये कार्य अंकेक्षक के वैधानिक कार्य क्षेत्र में आता है, परंतु अंकेक्षक पूर्ण जांच के बाद उनको रोकने के लिए संस्था को बहुमूल्य सुझाव दे सकता है, जिसकी पालना से अशुद्धियों कपटों में रोक आ सकती है, कमी आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य है वह है कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य एक मुकदमे द्वारा तय किया गया था। एक मुकदमा है, बहुत पुराना मुकदमा है, मैं लिख देता हूं मुकदमे को। मुकदमा जो है वो है लंदन एंड जर्नल बैंक लिमिटेड। लंदन एंड जर्नल बैंक लिमिटेड, ये मुकदमा हुआ था सन 1895 में। इतना पुराना ये मुकदमा है, बहुत पुराना मुकदमा, 2 सदियों पुराना मुकदमा है ये। इस मुकदमे में निर्णय के आधार पर अंकेक्षण का एक उद्देश्य यह भी बताया गया कि अंकेक्षण का ये उद्देश्य है कि वह संस्था की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाए, क्योंकि अधिकतर जो जांच का कार्य होता है वह अंकेक्षण द्वारा किया जाता है। और अंकेक्षण जो है, अंकेक्षक जो कार्य करता है, उस कार्य पर बहुत सारे लोग निर्भर रहते हैं। हम कंपनी का अंशधारक हो गए, कंपनी के ऋणधारक हो गए, कंपनी के ग्राहक हो गए, सरकार हो गई, बैंक्स हो गए। तो चूंकि इतने सारे लोग अंकेक्षण के कार्य पर निर्भर हैं, उन्हें निर्भर रहते हैं, हम कह सकते हैं, तो यह मुकदमे में यह निर्णय लिया गया कि यह एक उद्देश्य है कि अंकेक्षक जो है वो है व्यापार की, कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाए। नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य आता है
उद्देश्य नंबर 6 वह है प्रबंधकों को सलाह देना। प्रबंधकों को सलाह देना। इस उद्देश्य में हम ये लिख सकते हैं कि लेखा पुस्तकों की जांच करते समय अंकेशक को संस्था की बहुत कमजोरियों की जानकारी हो जाती है एवं एक विशेषज्ञ के तौर पर वह इस स्थिति में होता है कि प्रबंधकों को सलाह दे सके, परंतु प्रबंधकों को सलाह देना अंकेशक का वैधानिक कर्तव्य नहीं है। मैं आपके सामने वापस से अंकेशन के उद्देश्य एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। अंकेशन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है अंतिम खातों की सच्चाई एवं उच्चता की जांच करना। अंतिम खाते यानी चिट्ठा व लाभ हानि खाता सही व उच्च आर्थिक स्थिति को प्रकट कर रहा है, इसकी जांच करना अंकेषण का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है अशुद्धियों का पता लगाना एवं रोकना। इसमें सर्वप्रथम हमने अशुद्धियों की परिभाषा दी कि अशुद्धि वह गलती होती है जो भूलवश लेखांकन कार्य के दौरान हो जाती है, और जब हम सत्यापन करते हैं, जब हम सत्यापन विधि का प्रयोग करते हैं तो अधिकांश अशुद्धियों का हम पता लगा सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है कपट का पता लगाना एवं रोकना। इसमें सर्वप्रथम हमें ये लिखना पड़ेगा कि कपट जो है वह अशुद्धि से अलग है। अशुद्धि भूलवश की जाती है, हो जाती है। कपट सोच समझकर दो या दो से अधिक कर्मचारियों के द्वारा मिलकर किया जाता है। इसका पता लगाना मुश्किल है और इसका उद्देश्य कंपनी या संस्था की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, निजी लाभ कमाना हो सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए अंकेशक सत्यापन विधि का प्रयोग करता है। चौथा जो है हमारा वह है अशुद्धियों एवं कपट को रोकने के लिए सुझाव देना। सर्वप्रथम हमें यह लिखना होगा कि यह अंकेषण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यह अंकेषण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, फिर भी चूंकि अशुद्धि एवं कपट को रोकने के लिए वो एक विशेषज्ञ है, यानी वह विशेषज्ञ है, इसलिए वह संस्था को सुझाव दे सकता है कि इस तरह यह नियंत्रण करने से, यह प्रमाप लगाने से हम अशुद्धियों कपटों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। इसमें एक केस लो है लंदन एंड जर्नल बैंक लिमिटेड, और ये केस है 1895। इस मुकदमे के निर्णय के आधार पर यह उद्देश्य तय किया गया है कि एक उद्देश्य अंकेषण का यह है कि वह कंपनी की सही स्थिति का पता लगाए, क्योंकि अंकेशित जो रिपोर्ट होती है वह अंकेशित रिपोर्ट पर कई लोग निर्भर रहते हैं, जिसमें कंपनी के लेनदार, कंपनी के देनदार, सरकार और बहुत सारे लोग होते हैं। लास्ट है प्रबंधकों को सलाह देना। प्रबंधकों को सलाह देने में हम ये लिख सकते हैं कि लेखा पुस्तकों की जांच करते समय संस्था की बहुत सारी जो कमजोरियां होती हैं उसकी जानकारी अंकेशक को हो जाती है, और वो विशेषज्ञ के रूप में प्रबंधकों को सलाह दे सकता है, परंतु प्रबंधकों को सलाह देना यह अंकेशक या अंकेषण का वैधानिक कर्तव्य नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वह है अंकेषण के लाभ,
नेक्स्ट और लास्ट हमारा टॉपिक है अंकेक्षण के लाभ। अंकेक्षण के लाभ में सबसे प्रथम है अनुशासन कायम करना। अनुशासन कायम करना, इसमें हम इतना सा लिख सकते हैं, अंकेक्षण के डर से कर्मचारियों द्वारा प्रक्रियाओं का पालन अनुशासित ढंग से किया जाता है। कई बार हम अगर कई प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं पर उसकी जांच नहीं होती, तो यह देखा जाता है कि लापरवाही में एक प्रक्रिया हमने कई बार इग्नोर कर दी, दूसरी प्रक्रिया इग्नोर कर दी, पर जो कि हमको मालूम है कि हमारे कार्य की जांच होने वाली है, तो स्वतः ही हमें एक अनुशासन कायम हो जाता है। तो उसमें ये लिखना है कि चूंकि अंकेक्षण का डर होता है, इसलिए जो कर्मचारी है वह प्रक्रियाओं का पालन जो है वह अनुशासित ढंग से करते हैं। दूसरा जो लाभ है इसमें है भ्रष्टाचार समाप्त करना। इसमें हम इतना लिख सकते हैं कि चूंकि अंकेक्षण में जांच सूक्ष्म तरीके से की जाती है, हर प्रक्रिया की जांच की जाती है, इसमें हर प्रमाणक की जांच की जाती है, इस कारण कर्मचारी पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि वह कोई भ्रष्ट आचरण करेगा तो पकड़ा जाएगा। यानी कि अंकेक्षण जो है अगेन वो मनोवैज्ञानिक रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारी मदद करता है। तीसरा है अनियमितताएं, चोरी एवं गबन को प्रकट करना। अंकेक्षण के द्वारा यह प्रकट होता है कि नियत प्रक्रियाएं कहां नहीं अपनाई गई हैं। यानी हम जब जांच करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमने जो प्रक्रिया बनाई थी वह कहां उनका पालना नहीं की गई है, और हमें लगता है कि ये पालना नहीं करने में संभावना है गबन की, चोरी की, तो हम और सूक्ष्म तरीके से जांच कर सकते हैं, और सूक्ष्म तरीके से जांच करके हम गबन को और चोरी को पकड़ सकते हैं। यानी कि चाहे गबन को प्रकट करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, पर जांच के दौरान अधिकांश गबन व चोरी प्रकट हो जाती है। जो नेक्स्ट लाभ है वह है कर्मचारी प्रबंधकों को सावधान करना। इसमें हम इतना से लिख सकते हैं कि अंकेक्षण में प्रत्येक कर्मचारी की कार्य की प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की स्वस्थ आलोचना होती है। तो चूंकि ये आलोचना होती है उसकी, वह स्वस्थ होती है, इसलिए वह सावधान रहता है। जब वह कार्य करता है तो वह सावधान रहता है कि होना कि भविष्य में उसके इस आचरण के कारण उसे नुकसान पहुंच जाए, इसलिए वह जो है सावधान रहता है। तो अंकेक्षण से एक लाभ होता है कि कर्मचारी प्रबंधक जो है सावधान रहते हैं। पांचवा लाभ है व्यापार की सही स्थिति को बताना। अंकेक्षण में हम जब जांच करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि व्यापार लाभ कमा रहा है, सही विनियोजन कर रखा है उसने। तो अंकेक्षण से हम जो है व्यापार की सही स्थिति को बता सकते हैं। जो अगला लाभ है वह विनियोजकों की रखवाली करना। ये एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है, और मैं इसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कंपनी के हिसाब से कर रहा हूँ। कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले अधिक होते हैं वे होते हैं अंशधारक जो होते हैं वह कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो विनियोग करते हैं, परंतु वह व्यापार का संचालन नहीं करते। व्यापार का संचालन जो होता है वह संचालकों द्वारा होता है।
तो अंशधारकों को ये आश्वासन मिलना कि संचालकों द्वारा सही तरीके से व्यापार का संचालन किया जा रहा है, ये आश्वासन मिलता है अंकेक्षण रिपोर्ट से। जब अंकेक्षण की रिपोर्ट आती है, वह कहता है कि हमने जांच की है और सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही किया जा रहा है, तो एक विनियोजकों की रखवाली का जो लाभ है वो हमें अंकेक्षण से मिलता है। सातवां है कर्मचारियों की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण मिलना। क्योंकि व्यापार जो होता है वह बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे कर्मचारी इसमें काम करते हैं। हो सकता है कि हम प्रत्येक कर्मचारी की कर्मठता एवं योग्यता का प्रमाण पता नहीं लगा पाए, पर जब हम जांच करते हैं तो हमें पता लग पाता है कि कौन सा कर्मचारी कर्मठ है, योग्य है, किसने सही तरीके से काम किया, किसने जो है पूरी जो प्रक्रिया उनका पालन किया। तो अंकेक्षण से हम कर्मचारियों की योग्यता और कर्मठता का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लाभ जो है अंकेक्षण से वह बहुमूल्य सलाह मिलना। जब हमने इसको पॉइंट को उद्देश्य में भी लिख दिया है कि लेखांकन के क्षेत्र में अंकेक्षक एक विशेषज्ञ है, तो अगर हमारा लेखांकन विधि में प्रविधि में कोई कमी होती है तो हमको उसको दूर करने के लिए बहुमूल्य सलाह मिल सकती है अंकेक्षक की। यह एक उद्देश्य भी है और एक लाभ भी है। अगला हमारा लाभ है अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का अधिक विश्वस्त होना। यह मैं बता चुका हूं आपको कि अंकेक्षित जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका विश्वास अधिक किया जाता है उन वित्तीय विवरणों की अपेक्षा जो कि बिना अंकेक्षण के होते हैं, क्योंकि अंकेक्षण जो है एक स्वतंत्र जांच है, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है। इसलिए अंकेक्षित वित्तीय विवरणों का विश्वास जो है वो अधिक करते हैं, चाहे वो देनदार हो, लेनदार हो, सरकार हो, बैंक हो, वित्तीय बॉडीज हो, वह सब जो है अधिक विश्वास करती है। आखिरी जो लाभ है वह है लेखांकन की दक्षता का प्रमाण। अगर हमने लेखांकन विधि को सही तरीके से पालना की है तो हम इसका पता लगा सकते हैं अंकेक्षण के दौरान। अंकेक्षक की रिपोर्ट आती है कि पुस्तकें जो लेखांकन है और जो पुस्तकें हैं प्रमाणक है वह सही तरीके से तैयार किए गए हैं, तो इससे क्या होती है हमारे लेखांकन की दक्षता का प्रमाण मिलता है।